हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मारियो को एक सूटकेस मिलता है जिसके अंदर एक बेबी का डेड बॉडी होता है। फिर ये खुद ही अपना बिहाफ पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और एक बड़े खतरे में फंस जाते हैं। यही मूवी की स्टोरी थोड़ी सी अलग है और यहीं से एक्चुअली में कहानी शुरू होती है। आपको क्या लगता है, क्या कनेक्शन है ये पहला सीन से? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुरुआत में हमें बूढ़ी औरत को दिखाई जाती है जो कि एक सूटकेस में छोटे बच्चे की सामान रख रही थी। अब इस सूटकेस का मूवी से क्या लेना देना है ये तो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगी। मारियो एक रेस्टोरेंट में आया था। दरअसल इसे एक चाइनीज बुढ़ा का कोई खोया हुआ सामान मिला था, उसे ही वापस लौटाने आया है। खुश होकर वो बुढ़ा मारियो को पैसा देना चाहता है, लेकिन मारियो कहता है कि नहीं, ये मेरा फर्ज था। और फिर ये कभी सपने वेयर हाउस में चला जाता है। उसके दोस्त हेलेना आती है जो कि पुलिस वाली होती है। वो उसको कुछ खोया हुआ सामान देती है ताकि ये सामान उसके असली मालिक तक पहुंच जाए। वो मारियो बताती है कि काली नदी की सफाई होने वाली है, उसमें बहुत सारा सामान निकालने वाला है। दरअसल मारियो लॉस्ट एंड फाउंड वेयर में काम करता था जो कि सरकार द्वारा चलाया जाता है। यहाँ वो सामान लाया जाता है जो लोगों द्वारा मिसप्लेस हो गया था। फिर वो आके यहाँ पे वो सारे सामान को नोट डाउन कर देते हैं। फिर जब इन्हें वो सामान मिल जाता था वो सामान तक उनको पहुँचा देता था। अगले दिन नदी का सफाई हो रहा होता है और वहाँ से बहुत सारा सामान निकालता है जो कि वेयर हाउस में आता है। फिर मारियो हर सामान की बारीकी से जांच करता है। उन सामानों के साथ एक लाल सूटकेस भी था, पर वो सूटकेस लॉक किया हुआ था। लेकिन मारियो उसे खोल लेता है। वो सूटकेस में से बदबू आ रही थी। ये वही सूटकेस था जो मूवी के शुरुआत में बुढ़ी औरत ने पैक किया था। लेकिन अब मारियो को इस सूटकेस के अंदर से एक बेबी की लाश मिलती है। उसको देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। फिर वो पुलिस को बुलाता है ताकि जिसका भी ये काम है उसे सजा मिल पाए। लेकिन पुलिस वाला उसे ही समझाते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। हमें तो लगता है ये बच्चा किसी प्रोस्टिट्यूट का है जिसे वो रखना नहीं चाहती थी। मारियो को उनकी बात पसंद नहीं आती है, इसलिए वो निराश होकर वापस अंदर चला जाता है। फिर वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने का सोच लेता है। फिर वो उसमें से निकला हुआ कपड़ा चेक करता है, उसके ऊपर एवा लिखा था। और फिर वो उसमें से निकला हुआ लेटर चेक करता है। उस लेटर की लेमिनेशन हटाकर वो सभी पीसेस को दोबारा से जोड़ता है। उस लेटर पर किसी का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था, तो वो उस जगह पर जाता है और उसको एक औरत मिलती है। तो मारियो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई सूटकेस खो गया था, लेकिन वो मना कर देती है। मारियो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है बट वो सबके आंसर नो ही देती है। फिर जब मारियो जाने लगता है तो वो औरत किसी को फोन कर रही होती है। उसी वक्त मारियो एक फोन उठा के वहाँ से चला जाता है और वो औरत बोलती है कि कोई सूटकेस के बारे में पूछने आया था। दूसरा लड़का बोलता है कि इन सब चीजों के बारे में मुझसे मत बोलो। फिर वो लाइन कट कर देता है, पर उस बंदे ने कोई एड्रेस बताया था। मारियो उस होटल के एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन जब मारियो उस होटल में जाता है तो उसे अंदर ही नहीं जाने दिया जाता है। तब वो होटल के बाहर दो लड़कियों को खड़ी देखता है और तभी वहाँ एक आदमी आता है और दोनों को वहाँ से ले जाता है। उधर मारियो की दोस्त हेलेना उसको बताती है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट में आया है और ये पता चला है कि बच्ची 8 महीने की थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा ही पैदा हुई थी या नहीं। हेलेना और भी बोलती है कि तुम इसे भूल जाओ क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मारियो कुछ भी नहीं सुनता है। फिर आधी रात को बढ़िया सा सूट बूट पहन के तैयार होकर मारियो एक फेक आईडी लेकर निकल जाता है और उस होटल में पहुंच जाता है। इस बार उसे वहां कोई नहीं रोकता है। फिर वो बार में जाकर
लड़के को कहता है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तुम समझ गए होगे कि मुझे क्या चाहिए। फिर वो उसे एक कार्ड देकर ऊपर जाने की इशारा करता है। वहाँ मारियो को एक लड़की मिलती है जो उससे उसकी नकली आईडी मांगती है और फिर वो आईडी वो सीसीटीवी में दिखाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो रूम में ले जाकर मारियो अलग अलग लड़कियों की पिक्स देखती है। उनमें वो लड़की भी थी जो एक रात पहले होटल के बाहर खड़ी थी। उस लड़की का नाम एना था। ये देखकर वो एना को अपने रूम में बुलाने के लिए कहती है और वो एना को कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं बस उस लड़की के बारे में पता करना चाहता हूँ जिसने 2 साल पहले एक बच्ची को जन्म दिया है और उसकी बेटी का नाम एवा था। एना बिना कुछ बात किए वहाँ से चले जाने लगती है। फिर मारियो उसे अपना एड्रेस लिख कर देता है और कहता है कि ये एड्रेस तुम उस लड़की को दे देना। फिर मारियो वहाँ से चला आता है। अब सोते जागते मारियो को बस उस सूटकेस के बारे में ही सोचता है। वो इस मामले को लेकर बहुत परेशान था। तभी एक दिन वेयर हाउस की बाहर की बेल बजती है। वहाँ ईवा की माँ मारियो से मिलने आई थी। वो अंदर आकर मारियो से पूछती है कि मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कैसी है। फिर वो उसको कपड़ा दिखाती है जिसके ऊपर एवा लिखा था। सारा यानी उसकी माँ कहती है ये मैंने बनाया था, क्या आपको भी ऐसा ही कुछ मिला है? तब मारियो उसको बताता है कि देखो नदी की सफाई में मुझे एक सूटकेस मिला था जो काफी समय से पानी में डूबा हुआ था। सूटकेस में एक बच्चे का कंकाल था। ये सुनकर सारा रोने लगती है। मारियो कहता है कि पुलिस शायद कुछ नहीं करेगी लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प जरूर करूँगा। सारा कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। क्योंकि वो लेट हो रही थी तो वो भागकर होटल में जाती है। वहाँ उसे टॉम नाम का लड़का मिलता है। वो कहता है कि कोई क्लाइंट तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। शाम को मारियो हेलेना से उस होटल के बारे में पूछताछ करती है और वो पूछता है कि क्या वहाँ प्रोस्टिट्यूट का काम होता है। हेलेना कहती है कि इतना बड़ा होटल है, होता होगा। फिर रात को मारियो फिर से उस होटल में जाता है। वहाँ फिर से आना को बुलाता है और वो सारा को भेजने के लिए थैंक्स कहता है। तो वो दोबारा उससे मिलने के लिए जिद करता है। तो मारियो को किचन के पास वाले लॉबी में इंतजार करने के लिए कहती है। रास्ते में उसे टॉम मिल जाता है। टॉम को उस पर शक हो जाता है लेकिन फिर भी मारियो किचन के पास वाले लॉबी में ही उसका वेट करता है। तभी वहाँ पे सारा आती है और वो सारा को उनकी बेटी की कपड़ा देता है। तब वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। तब मारियो उससे पूछता है कि तुम जानना नहीं चाहती तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किसने किया? जिस पर सारा कहती है कि तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर टॉम भी आ जाता है। टॉम और मारियो दोनों में बहस होने लगती है। उनकी बहस हाथापाई में बदल जाती है। उनकी लड़ाई में मारियो का हाथ और टॉम के चेहरे पर बहुत लग जाती है। फिर सारा टॉम के पॉकेट से शॉकिंग डिवाइस निकलकर उसे ही बेहोश कर देती है। उसके बाद उसे समझ में आता है कि वो क्या की और इसलिए वो मारियो के हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर दोनों मारियो के कार में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। मारियो सारा से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देती है। दोनों वेयर हाउस जाते हैं। तब मारियो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या कोई पासपोर्ट है? लेकिन सारा कहती है कि मेरा पासपोर्ट उन लोगों के पास है। मारियो उसे कोई दूसरा देश भेज देना चाहता था लेकिन फिलहाल वेयर हाउस में बने अपने रूम में लेकर जाता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से मत जाना। अगले दिन सुबह हेलेना मारियो से मिलने आती है। वो बताती है कि मैंने उस होटल के बारे में पता किया है। उनकी काफी बड़ी फ्रेंचाइज है और उनकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। उनके इसी तरह के दूसरे होटल्स भी देशों के और जगह में हैं। तब मारियो पूछता है कि अगर तुम लोगों को पता है कि यहाँ प्रोस्टिट्यूट का धंधा चलता है तो तुम लोग कुछ क्यों नहीं करते हो? तब वो बताती है कि इस देश में प्रोस्टिट्यूट लीगल है, अबॉर्शन नहीं। इसी के बीच हेलेना सारा को देख लेती है और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दरअसल हेलेना मारियो को पसंद करती थी। इधर मारियो सारा के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बिना परमिशन के बाहर मत आना। तब सारा कहती है कि मुझे तो वो लोग पकड़ ही लेंगे। फिर मारियो उसे अपने घर में लेकर जाता है। घर की चाबियां घर के अंदर ही थी तो मारियो को ताला चोरों की तरह खोलना पड़ा।
और फिर वो सारा को उस घर में छोड़कर घर के बाहर से लॉक लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ओचोआ नाम का एक बुढ़े को देखते हैं। वो एक डॉक्टर के साथ अबॉर्शन करा रहा था। तभी उसके पास टॉम का फोन आता है और बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। उसके बाद टॉम एना से मिलने जाती है और उसे बताता है कि ओचोआ यहाँ आ रहा है। ये बात सुनकर एना टेंशन में आ जाता है। शाम को जब मारियो घर आता है तो सारा को बताता है कि बिजली कल शुरू हो जाएगी। दरअसल वो इस घर में आता जाता नहीं था, इसीलिए यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। फिर वो सारा को एक मोबाइल और नकली पासपोर्ट भी देता है। वो चाहता था कि सारा इस दलदल से हमेशा के लिए निकल सके, लेकिन वो मना कर देती है। फिर रात को जब मारियो सो रहा था तब सारा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा की आवाज से मारियो उठ जाता है और उसे पकड़कर फिर से घर में ले आता है। वो कहती है कि मुझे जाने दो वरना तुम भी मारे जाओगे, लेकिन मारियो कहता है कि तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। मैंने लाइफ में इससे बड़ी बड़ी चीजें ठीक की हैं, लेकिन शायद मारियो को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। आपको क्या लगता है, मारियो आने वाला खतरे का सामना कर पाएगा? क्या वो सच्चाई को सबके सामने ला पाएगा? और अगर करता भी है तो कैसे? हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। और जानने के लिए देखते रहिए आगे की कहानी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओचाओ उनके शहर में आ चुका है और टॉम उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है। उधर सारा मारियो से पूछती है कि तुम इस घर में क्यों नहीं सोते हो? मारियो कहता है कि मैंने ये घर अपने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए खरीदा था। जिस दिन मैं प्रपोज करने वाला था उसी दिन मुझे पता चला कि उसका ऑफिस में किसी के साथ अफेयर चल रहा है, बस इसीलिए मैं इस घर में नहीं आता हूँ। इसके बाद वो सारा को गाड़ी चलाना सिखाता है। दूसरी तरफ टॉम एना को ओचाओ के पास लेकर आता है। एना सारा की मदद करने के लिए उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेलेना मारियो के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात सारा से होती है। सारा उससे पूछती है कि तुम मारियो को कब से जानती हो? तो वो बताती है कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर मारियो को अरेस्ट करने आई थी। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे रही थी, इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड को ठोक दिया था। पर कोर्ट में उसने साबित कर दिया कि ये एक्सीडेंटली हुआ है। इससे माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। फिर हेलेना सारा को कुछ सरकारी प्रोडक्शन गाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो उसे अपना कॉन्टेक्ट कार्ड देके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओचाओ मारियो से मिलने आता है और उसे कहता है कि सारा नाम की एक लड़की खो गई है, क्या आप उसे मेरे लिए ढूंढ देंगे? ये सुनकर मारियो घबरा जाता है। फिर वो कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवानी चाहिए। फिर वो बुढ़ा वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा घर खुला छोड़कर बाहर चली जाती है। मारियो जब उसे अपने दिए हुए नंबर पे कॉल करता है तो वो फोन रिसीव नहीं करती है। मारियो को उसकी टेंशन हो जाती है और वो घर की तरफ भाग जाता है और घर आके वो गेट खुला देखता है। फिर जब मारियो घर के अंदर जाता है तब उसे टॉम और उसके दो साथी मिलते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारा घर वापस आती है तो देखता है कि मारियो की कार का दरवाजा खुला है। फिर वो घर जाके हेलेना के पास मैसेज भेज देती है। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। सारा उसके गले लग जाती है और कहती है कि वो यार है मेरा, मदद कर दो। फिर जब वो रूम में जाकर देखती है तो चारों ने मारियो को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया था। मारियो कहता है प्लीज उसे कुछ मत करना। फिर सारा ओचाओ से रिक्वेस्ट करती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इसे कुछ मत करना। टॉम सारा को वहाँ से बाहर भेज देता है। फिर ओचाओ टॉम को इसको खत्म करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर टॉम उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मारियो कहता है कि सारा का ध्यान रखना। अब फिर से जब टॉम उसको मारने वाला होता है तब टॉम को पुलिस की सायरन की आवाज आने लगती है। फिर टॉम उसे बिना कुछ करे ही वहाँ से चला जाता है और फिर जब हेलेना उसे देखती है तो उसके लिए एम्बुलेंस बुलवा देती है। कुछ दिन बाद ही मारियो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन वो जब भी घर आने लगता है तो उसको सारा की याद आने लगती है। अब वो सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। जब अपने काम पर वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर परे सामान की सरकारी बोली चल रही थी। ये बंदा यहाँ पर नया अपॉइंट हुआ था। फिर दूसरे दिन मारियो हेलेना से मीट करने जाता है तो हेलेना बताती है कि उस दिन सारा मेडिकल स्टोर पर गई थी ये सामान लेने के लिए। शायद
उसे यूज करने का मौका नहीं मिला और उस कैरी बैग में एक प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट थी। उसे देखकर मारियो समझ जाता है कि अगर सारा प्रेग्नेंट हुई तो उसके पेट में उसका ही बच्चा है। सारा को गए कई महीने हो चुके थे। मारियो को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। फिर वो वापस उसी लड़की के पास जाता है जिसका एड्रेस रेड सूटकेस में मिला था। वो उसे सब कुछ पुलिस को बता देने की धमकी देता है। फिर वो औरत बताती है कि हम एक ट्रिप पर गए थे, मेरे हस्बैंड ने वहीं से बेबी को अडॉप्ट किया था, लेकिन वापस आते समय फ्लाइट में वो हिल भी नहीं रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। और मारियो कहता है और इसीलिए तुमने उसको नदी में फेंक दिया। फिर मारियो उसे वहाँ का एड्रेस मांगता है। अब मारियो अपना सारा जोड़ा हुआ पैसा और सारे जेवरात लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। वहाँ जाकर वो होटल में एक रूम लेता है। फिर वो अपना हुलिया सुधारता है। अब वो जेंटलमैन बनकर उसी बूढ़ी औरत से मिलता है जिसने मूवी की शुरुआत में सूटकेस पैक कर रहा था। मारियो उस औरत को कहता है कि मैं एक बच्चा करना चाहता हूँ। बदले में औरत उसे मोटा रुपया डिमांड करती है और वो भी कैश में। मारियो डन कर देता है। फिर वो उस औरत का पीछा करता है क्योंकि उसे पूरी विश्वास थी कि सारा भी जरूर वहीं पर होगी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, इसीलिए वो फेंसिंग के तारों को काट कर उस प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाता है और वहाँ का सारा नक्शा याद कर लेता है। फिर वो अपने साथ लाई हुई सारी ज्वेलरीज बेच देता है क्योंकि उसे बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। आधी रात को मारियो के पास एक फोन आता है। वो बुढ़िया मारियो को पैसे लेकर कल एक जगह आने के लिए कहती है और इसके बाद मारियो सोता नहीं है। वो कल की जगह पर जाकर अपनी कार वहाँ रखकर वापस आ जाता है। फिर सुबह को वो पैसे लेकर बैंक जाता है। बुढ़िया के आदमी उसी से पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो बुढ़ी वहाँ पे आ जाती है और उसको अपने साथ लेकर जाती है। अब फाइनली वो इस प्रॉपर्टी के अंदर था जिसकी वो पहले से ही तलाशी ले चुका था। बुढ़िया उसको बिल्डिंग के अंदर ले जाती है और उसे फॉर्म फिलअप करने के लिए कहती है और फिर रूम को बाहर से लॉक करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ सेम टू सेम वही सूटकेस पड़ा था जिसमें एवा की कंकाल मिला था। फिर वो अपनी स्टिक में से चाकू और लॉक खोलने के लिए पिन निकलता है। अब वो लॉक खोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है और एक एक करके सभी रूम्स चेक करने लगता है। फाइनली एक रूम में उसको सारा दिख जाती है, लेकिन उच्चवा उसी रूम में था। वो सारा से कहता है कि अभी डिलीवरी में टाइम है। फिर जैसे ही वो बाहर आने लगता है मारियो छुप जाता है। फिर वो सारा के पास आता है। सारा उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता था कि टॉम ने उसको मार दिया है। फिर वो सारा को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। वहाँ से भागते हुए उसे टॉम और उचाओ दोनों ही देख लेते हैं। फिर दोनों उसी कार में जाकर बैठ जाते हैं जो रात को मारियो ने वहाँ पर रख के आया था और फिर पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर वो लोग भागने लगते हैं। लेकिन एक शॉर्ट रास्ता लेकर टॉम और उचाओ वहाँ आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। मारियो उनसे लड़ने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन टॉम उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर मारियो अचानक से टॉम पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच एक हाथापाई हो जाती है। तभी उचाओ अपना गन निकालता है और उसको पेट में गोली मार देता है। ये देखकर सारा को गुस्सा आ जाता है और वो तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर उस बुढ़े को वहाँ से गिरा देती है और फाइनली उचा मर जाता है। फिर सारा कार से बाहर निकलती है और कहती है कि ये मेरा भाई है। फिर वो अपने भाई यानी टॉम से जाने के लिए परमिशन मांगता है और उसके भाई उसको परमिशन भी दे देता है। सारा की डिलीवरी के टाइम आ गया था। अब दोनों की हालत नाजुक थी। तभी वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर गुंडे आ रहे हैं, यानी उचाओ बस अकेला नहीं था। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सारा को लेबर पेन शुरू होती है और फिर मारियो गाड़ी को साइड में पार्क करके उसका डिलीवरी करने में हेल्प करता है। उसका बच्चा उसके हाथ में होता है और उसका सपना सच हो जाता है। फिर वो लोग कनाडा की फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। फाइनली उनका जहाज कनाडा पहुंच गया था। सब लोग नीचे उतरने लगे थे, लेकिन मारियो था जिसने अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर ली थी। अपने दोस्त के होते हुए भी वो इस केस में ऐसे उलझा, इसके बदले में उसकी सांस भी कम हो गई। वो खुद मर गया, लेकिन जाते जाते वो सारा को इस दलदल से बाहर निकाल दिया और साथ ही अपना एक हिस्सा सारा को भी देके गया। और इसी के साथ खत्म होती है आज की कहानी लॉस्ट एंड फाउंड। तो दोस्तों, कैसी लगी
आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई नई रिक्वेस्ट है मूवी के लिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो ऐसे ही नए मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।